अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास और चैनल है एनटीवी में और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं। आज की खबरें मैं कहूँगा जी कि जितने वीलॉग्स हमने इस महीने किए हैं उसमें मैं कहूँगा जी सबसे इम्पोर्टेंट वीलॉग ये है, क्योंकि आपको याद रखना है कि महीना शुरू हुए अभी एक ही दिन हुआ है। ठीक है, तो चलिए, जो हम सबसे पहले खबर डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे जी, एक सरप्राइज मिला ईरान के अंदर। एक ऐसा डेलीगेशन वहां पहुंच गया ताजियत के लिए जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि दो बिल्कुल डेलीगेशन पहुंच गए। दो पहुंच गया। मैं कह रहा हूं एक, चॉइस आप कह रहे हैं दो। दो पहुंच गए भाई। चले, मैं फिर भी कहूंगा एक मुझे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, दूसरे तो जबरदस्ती घुसते फिर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बताएंगे कि ये दो डेलीगेशंस कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और दूसरा हम आपको ये बताएंगे जी कि इसराइल की कुछ आपको औकात बताएंगे। एक ऐसी चीज आपके सामने आज लाई जाएगी, हो सकता है कि जितनी नफरत आप इस इसराइली शैतान से करते हैं उसके बाद आपकी उस नफरत में दुगना तिगना इजाफा नहीं बल्कि वो मल्टीप्लाई हो जाए, इस हद तक ये घटिया शख्स है नेतन्याहू। तो ये आपको बताएंगे कि ये क्या स्टोरी है। फिर हम आपको ये बताएंगे जी, आज रजा डार एक नाम याद रखिएगा। इसहाक डार साहब के साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है, क्या वाकई इसहाक डार साहब के ये कुछ लगते हैं? और प्लस इसमें एक चीज ऐड ये है कि इनके ऊपर बहुत घिनौना इल्जाम लगा है। क्या वो इल्जाम ठीक है? इल्जाम भी इस तरह का है कि आप उसके बाद मुआशरे में शायद आपका जीना मुश्किल हो जाता, लेकिन हम आपको इसकी अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताएंगे कि असल में ये कहानी क्या है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ज़ोब हादसा जिसके अंदर 40 अफराद, 40 पाकिस्तानी अपनी जान से गए, पता चला कि वो ड्राइवर स्मगलर था। अब ये क्या सिचुएशन है? और एक और बहुत बड़ा सरप्राइज इसके अंदर आ गया कि वो सिर्फ स्मगलर नहीं था बल्कि इन 40 अफराद का वो कातिल भी है। तो असल कहानी क्या है ये भी जानेंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ये खूनी आबशार की क्या कहानी है। एक आबशार है जी जो पानी की जगह खून उगलती है, उसकी तस्वीर भी आपको नजर आएगी। और ये खून क्यों आता है और ये जैसे कहते हैं ना, ये आबशार क्यों रोती है खून के आंसू, तो ये भी जानिएगा आज ही के वीलॉग में। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। अब चलते हैं डिटेल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपको रिमाइंडर, और रिमाइंडर ये है कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारे तमाम लिंक्स को ज्वाइन कीजिएगा। और हम पहली खबर डिस्कस करेंगे डार साहब वाली, लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे और याद आ गई कि आपको एक और चीज भी हम यहां बताते चलें कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है जो चौसा साहब पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस स्टोरी के अंदर एक और नई चीज आई है, ईरानी सदर टारगेट पे हैं। ये क्या सिचुएशन है ये भी जानिएगा। तो चौसा साहब सबसे पहले तो आपको वेलकम, और उसके बाद हम खबर जो स्टार्ट करते हैं, मेरा ख्याल थोड़ा सा ये स्टार्ट कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि इसहाक डार साहब के रिश्ते में ये दूसरे डार साहब का नाम आ रहा है, और कहा इन पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने खवातीन की बेहुरमती भी की है और गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और कोई फ्रॉड का भी इल्ज़ाम है। ये क्या है? अब ये कहानी बेसिकली स्टार्ट हुई थी 15 के ऊपर एक कॉल से। स्पेन से कॉल की गई, बाहर से एक किसी बुजुर्ग आदमी ने, और वो फॉरेनर था। हम्म। और उसने 15 पे फ़ोन करके कहा कि जी मेरी बेटी वहाँ पे गई हुई है और वो फॉरेनर है। हम्म। और वो उसका ताल्लुक जो है वो है मेरा ख्याल है हॉलैंड से। हम्म। तो उसने कहा जी कि उसको अगवा कर लिया गया वहाँ पे, और वो विज़िट पे गई है और अगवा हो गई है। और दूसरे कुछ उसने नंबर्स दिए हैं कि यहाँ से रैंसम कॉल आ रही है हमें, तो आप ज़रा काइंडली इसको ज़रा ट्रेस करें। अब ये सिस्टम ये है पंजाब के अंदर और बल्कि दूसरे सूबों के अंदर भी कि जब 15 के ऊपर बाहर से कॉल आएगी तो पुलिस उसको बहुत सीरियस लेती है। हम्म। और इमीडिएटली जो है ना टॉप के ऊपर जो लोग होते हैं उनसे राब्ता करके उनसे कहा जाता है जी कि इस टाइप की कॉल जो आई है हम्म। और इस पे क्या करना है। और इवन सीएम ऑफिस जो है ना वो भी इन्वॉल्व होता है, और इमीडिएटली फिर उसके लिए फिर काम शुरू कर दिया जाता है। ठीक है। तो जब ये कॉल आई और उसके बाद फिर फौरी तौर पे ट्रेस किया गया उन ख़वातीन के बारे में कि एफआईए के पास क्या रिकॉर्ड है उनका। उनके वीज़े लगे थे प्रॉपर, वो वीज़ा लगा के। और दो ख़वातीन थी, एक का ताल्लुक हॉलैंड के साथ था, एक का ताल्लुक वेनेज़ुएला के साथ था। हम्म। और दोनों बड़ी हाई फाई किस्म की मॉडर्न किस्म की ख़वातीन हैं। तो हम्म। पता चला कि उनके वीज़े भी लगे हैं, वो प्रॉपर आई भी हैं, लाहौर के ऊपर 29 जून को लैंड किया उन्होंने। हम्म। और उसके बाद एक गाड़ी ने उनको लिया, रिसीव किया। अब फिर मुख्तलिफ जो कैमराज़ हैं उसके ज़रिए उस गाड़ी को ट्रेस किया जाता रहा। पता चला कि वो सरगोदा भी गई है गाड़ी, फिर पता चला हम्म। कि वो इस्लामाबाद भी आई है, फिर पता चला कि गाड़ी जो है वो नथिया गली भी गई है। हम्म। तो मुख्तलिफ जगहों पे वो ना गाड़ी जो है ना उसका पीछा किया जाता रहा, और आखिर में एक जगह पे आके गाड़ी गायब भी हुई है। अब ये एक नई किस्म की सूरत-ए-हाल थी। बहरहाल उसके बाद जब ये सर्च करते रहे और ये पता चला कि जी उसके वीज़े जो है उसके लिए किसी आदमी ने ट्राई की थी वीज़ा हम्म। लगवाने के लिए, तो उसके अंदर फिर एक मोहम्मद रज़ा डार साहब जो है ना उनका नाम आ गया। हम्म। जब उनका नाम आया तो ये पता चला कि ये साहब डार साहब के नवासे हैं। उनकी जो साहबज़ादी है उनका नाम शायद आयशा है, आयशा डार।
और ये उनके साहबजादे हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर सीएम ऑफिस वगैरह भी सारे इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद हुँ। ये पता चला कि कोई बड़ा गंभीर किस्म का केस है। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर जो रज़ा डार साहब हैं, उनकी फैमिली फिर उनको तलाश करना शुरू हो गई, तो पता चला कि उनके सारे नंबर ऑफ हैं। अब ये एक नई सूरत-हाल हो गई कि वो बंदा जो उनका मेज़बान है, हुँ, जो हुँ। लेके आया है और वो ज़ाहिर है बड़ा प्रेस्टीज ख़ानदान है, हुँ, इक़्तिदार, हुँ। मुक़्तदर जो लोग होते हैं, हुँ, उनके हुँ, साथ हुँ। उनका ताल्लुक है। अब इसहाक़ डार साहब सिर्फ़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं और सिर्फ़ वो वज़ीर ख़ारिजा नहीं हैं, बल्कि वो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनके साथ उनका एक रिलेशन भी है। हुँ। इस तरह है कि मरियम नवाज़ साहिबा की जो दूसरी बहन है, वो ज़ाहिर है डार साहब के साहबज़ादे के साथ शादी हुई हुई है। तो इस ठीक तरह है। इनका एक फ़ैमिली रिलेशन भी है। दूसरा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के क्लास फ़ेलो भी हैं इसहाक़ डार साहब और हुँ। इसहाक़ डार साहब जो ना पार्टी के अंदर इंतहाई मोहतरम शख्सियत समझे जाते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ हुँ। साहब के बहुत ही करीब हैं। फिर ये है कि उनके जो साहबज़ादे और जो मरियम नवाज़ साहिबा के ज़ाहिर है फिर वो उनकी जो हमशीरा हैं, उनके ख़ामद जो हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो ज़ाहिर है इस वक़्त एडवाइज़र भी हैं उनकी पार्टी के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर भी। तो ये ज़ाहिर है फिर बड़ा एक डिस्टर्बिंग किस्म की सूरत-हाल थी। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है फिर पुलिस को कहा गया कि जी आप गिरफ़्तार करें। हुँ। फैमिली ट्रेस करती रही, करती रही, करती रही। एक नंबर जो था ना उनको एक्टिव मिल गया और उसके बाद फिर उन्होंने उससे राब्ता किया। उसने कहा जी मैं इस सूरत-हाल में फँस गया हूँ, मेरी हेल्प करें। तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है आप अपनी लोकेशन दो, बताओ। फिर लोकेशन ट्रेस हुई, वो कोई डिफेंस के अंदर कोई बंगला था। तो बहरहाल पुलिस को कहा गया कि आप जाके गिरफ़्तार करें। पुलिस वहाँ पे गई, गिरफ़्तार किया और दूसरी जो ख़वातीन थी वो भी बरामद की गई वहाँ से। तो अब जो सूरत-हाल है वो बड़ी गंभीर किस्म की है। अब जो इन्वेस्टिगेशंस हुई उसके अंदर ये पता चला कि ये दोनों ख़वातीन जो थी वो रज़ा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी सिंगापुर के अंदर। हुँ। और ये सिंगापुर गए हुए थे, वहाँ पे ये ख़वातीन भी थी और ये मुख्तलिफ़ ज़ाहिर है वहाँ पे क्लब्स होते हैं, वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो इंटरनेशनल स्कैम्स जो होते हैं ना उनका हिस्सा होती हैं, इंटरनेशनल रैकेट्स हैं उनका हिस्सा होती हैं। हुँ, और हुँ। वो इसी तरह मुख्तलिफ़ जगह जाके नौजवानों को बरगलाती हैं, नौजवानों को फँसाती हैं, उनके पैसे खा जाते हैं। तो हुँ। ये ख़वातीन जो थी ना ये बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है उसका काम करती थी कि सही। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हुँ। अब एक स्टोरी ये निकल रही है कि इन्होंने इनको रज़ा को तैयार किया कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है। किसी कंपनी के साथ मुलाकात भी करवाई, $15 लाख बड़ी रकम है, बहुत रकम है। $1.5 मिलियन डॉलर्स हुँ, 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 हुँ। इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए इन लोगों ने। और उसके बाद ये ख़वातीन जो थी ये पैसा खा गई, उनका गायब हो गई या प्रॉफ़िट नहीं दिया, कुछ टाइप का हुँ। फिर इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सही तो है। अल्टीमेटली फिर कुछ और लोगों ने दरमियान में आए। अब जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई तो पता चलेगा। अब उन लोगों ने इस इन ख़वातीन से राब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इस तरह करते उन ख़वातीन को कायल करके पाकिस्तान ले आए। हुँ। जब वो पाकिस्तान लेके आए तो फिर यहाँ उन्होंने कहा जी हमारे पैसे वापस करें। हुँ, हुँ। और उसके बाद ये सारा सिनेरियो डेवलप हो गया। फिर उनके वालिद ने फ़ोन कर दिया लड़की ने कि ये रैंसम माँग रहे हैं। अब इनके बकौल ये है कि हम रैंसम नहीं माँग रहे, हम अपनी रकम माँग रहे हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इनकी रकम भी थी तो किसी आदमी को अगवा करके तो रकम नहीं वसूल की जाती, वो जुर्म तो है। फिर वो हुँ। ख़वातीन ने जब वो रिकवर हुई तो उन्हें इल्ज़ाम लगा दिया इनके ऊपर जी कि इन्होंने हमें रेप किया। हुँ। अब रेप का इल्ज़ाम बड़ा ख़तरनाक है। अब उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेडिकल हुँ, हुँ, उनका हुँ। हुआ है सारा। अब इसके अंदर 3 और लड़के शामिल हैं, एक हसन रज़ा शामिल है, सिकंदर खान है, फिर साजिद अली है, ये रज़ा के दोस्त हैं सारे ये और इन गिरफ्तार हुए। सब लोगों ने ये मिलके बनाया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। एक पहली बात तो ये है कि अगर ये जुर्म हुआ है, तो हुँ। सज़ा होनी चाहिए। हुँ। लड़कियों को गिरफ्तार तो नहीं उनको अगवा तो नहीं होना चाहिए था। हुँ, हुँ, अगर हुँ। अगवा करके आप उनसे रैंसम माँग रहे हैं, आप अपनी रकम माँग रहे हैं तो जुर्म है। हुँ, हुँ, ये हुँ। जुर्म तो हुआ है फिर तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर रेप हुई हैं लड़कियाँ तो फिर तो बहुत ज़्यादा खौफ़नाक किस्म का जुर्म है। हुँ। प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए। जो बंदा ज़िम्मेदार है, जिसका सैंपल निकलता है, हुँ, उसको हुँ। गिरफ्तार होके अदालत में पेश होके उसको सज़ा होनी चाहिए। चोई साहब, मैं अगर इस आपको एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी हाइपोथेटिकल डिस्कशन करते हुए, अगर ये ख़वातीन जो हैं, ये उन स्कैमर्स टाइप की हैं कि ये खुद अट्रैक्ट करती इस हैं। टाइप की ख़वातीन बहुत है, पूरी दुनिया के अंदर है। मैं वैसे आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर इस चीज़ को साबित कौन करेगा कि ये रेप था या उन्होंने खुद ही हो सकता है अट्रैक्ट कर लिया हो और उसके बाद उनके पास ये हो कि हमने इतने पैसे खाए हुए हैं और हम ये इल्ज़ाम इन पे अगर लगा देखो दें, एक तो हम बच जाएँगे। इस्लामी माशरे के अंदर रज़ामंदी के साथ भी कोई चीज़ हुई हो तब भी वो गुनाह है, तब भी वो जुर्म है। लेकिन ये तो उसको स्कैम जस्टि कर रहे हैं ना, उसको एक चीज़ से जस्टिफ़ाई बचने के लिए उसको कि जस्टिफ़ाई नहीं किया जा पैसों सकता। से बचने के लिए अगर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया गया हो, तो ये क्या हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि रज़ामंदी से है या वैसे है या कोई कॉन्टैक्ट था भी था फिज़िकल या नहीं भी था। ये सारी चीज़ें जो है ना ये साबित होंगी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई।
और दूसरी 2 चीज़ें जो है ना बड़ी, जो जिसको मेरा ख़्याल है इग्नोर किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि पंजाब के अंदर जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा की गवर्नमेंट है, और मरियम नवाज़ साहिबा कौन है? वो इसहाक डार साहब की फैमिली है। तो अगर सही। चीफ मिनिस्टर ना चाहती तो ये गिरफ्तारी नहीं होनी थी, ये हम्म। इशू नहीं बनना था। कहा जा रहा है कि उनके ये कहने खबर पे ही हुई है, उन्होंने ये बड़ा सख्ती खबर से कहा था खबर करवाओ। खबर ही दब जाती। तो देखें, हम्म। एक पहली बात तो ये है कि अगर उनका रिलेटिव है और वो गिरफ्तार हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनका मेडिकल हो रहा है, तो ये मेरा ख्याल है मेरिट की बात है। कहा जा रहा है इसके ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए बिल्कुल पंजाब सही। गवर्नमेंट को, इसके बाद पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अपना रिश्तेदार भी नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा, और गिरफ्तार हुआ दूसरी बात बिल्कुल। यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं, और इसहाक डार गिरफ्तार खुद करवाया है। खुद करवाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर, ये कम से कम मेरिट की बात है, और अच्छा किया कदम उठाया गवर्नमेंट ने, और चीफ मिनिस्टर की बहुत बड़ी मेरा ख्याल है एक मेरिट के ऊपर जो एक बेस करके चौधरी उन्होंने साहब, केस इसमें किया, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें एक एक चीज चीज और सामने आ रही है कि इन रजा की उम्र को 22-23 साल है, ये कहा जा रहा है, और दूसरा कि रेप केस में रजा इन्वॉल्व नहीं है, ये भी बात आ रही है। लेकिन अभी तक ये तमाम चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर है। इन्वेस्टिगेशन। आपका पूरा तजुर्बा जो है वो देख के आपको ये केस क्या लग रहा है? मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और दूसरी बात ये है कि इसहाक डार साहब जो है ना, वो ज़ाहिर है एक सीनियर आदमी है। अब उनकी साहबजादी है, उस साहबजादी की शादी हो चुकी है, उसका आगे बेटा है, वो बेटा 22 साल का हो चुका है, वो हम्म। अडल्ट है और हम्म। इंडिपेंडेंट है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर इसहाक डार साहब का क्या कसूर है? वो तो कोई कसूर नहीं। कुछ भी नहीं और बनता दूसरी उसमें। बात ये है कि उन्होंने अगर अगर उन्होंने इंटरवेंशन की है, उन्होंने अपने हम्म। नवासे को बचाने की कोशिश की है, फिर तो हम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, फिर उनको हम्म। बात कर सकते हैं। लेकिन एक आदमी बिल्कुल साइड पे है, सिर्फ इसलिए कि वो वज़ीर ख़ारजा है या फिर ये एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उसके नवासे ने कोई जुर्म किया है और उसके नवासे को गिरफ्तार भी करवाया गया है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी ज़ाहिर है इनकी अपनी गवर्नमेंट है, और उसको कोई फ़ेवर नहीं किएगी, तो फिर इसहाक डार को क्यों मलाइन किया जा रहा है? या हम्म। उनको स्कैंडलाइज़ क्यों किया जा रहा है? वो जो उनको सब। बुरा-भला क्यों किया कहा जा रहा है? मेरा ख़्याल हम्म। है इसहाक डार साहब मासूम है इस मामले में। हम्म। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने नवासे को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। हम्म। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसाल है। इस हम्म। मिसाल को तो हम मिसाल बना सकते हैं कि एक हम्म। वक़्त ऐसा भी था, और चीफ मिनिस्टर जो उनकी फैमिली की हैं और उसने खुद गिरफ्तार किया, तो ये भी एक मिसाल है। ये तो बड़ी बिल्कुल पॉज़िटिव सही। चीज़ है ना, नेगेटिव तो नहीं हम्म। है। अब मसला क्या है कि रज़ा जो है कि क्या उसका कसूर है? मेरा ख़्याल है कसूर होगा। अब इसके अंदर होता ये है कि जितने पावरफुल ख़ानदान है ना, उनके जो बच्चे होते हैं बिगड़ जाते हैं। हम्म। वो ये समझ लेते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। को ज़ाहिर है उनका देखें ना, उनका मामू जो है वो इस वक़्त गवर्नमेंट के अंदर है, हम्म। और उनका जो दूसरा जो है उनकी इंतहाई करीबी अज़ीज़ा जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, हम्म। और उनके ख़ानदान के जो बड़े मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, वो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हम्म। और इस वक़्त उनके जो भाई हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और हम्म। इनके जो नाना हैं वो डिप्टी प्राइम डिप्टी मिनिस्टर हैं। प्राइम तो मिनिस्टर। जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो इंसान ज़रा फूल जाता है। हम्म। और अगर वो बच्चे हों, तो उनके फूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ये समझें कि ये जो है ना मकई के दाने हैं, जिनको थोड़ी-सी ज़रा नमी लगी तो ये फूलना हम्म। शुरू हो गए सारे। हम्म। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, और ठीक है। डेफ़िनेटली इस लड़के की गलती होगी। उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस गंद में पड़ने लगा है, और क्या कर दूसरा डेफ़िनेटली ज़ाहिर है ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इस किस्म के इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसके बाद फिर इस किस्म का नतीजा भी निकलता है। तो ठीक है। बच्चों के पास पैसा नहीं होना चाहिए एक तो। हम्म। दूसरी बात ये है कि अगर वो इस ट्रैप में आ गए हो, तो उन्हें चाहिए कि अपने किसी बुजुर्ग से मशवरा करें पहले, ठीक है। बजाय इसके कि वो समझें कि हम बड़े पावरफुल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। उसमें आके ये फंस गए, और मुझे लगता है कि इनके जो दोस्त हैं ना, उनमें से किसी ने मशवरा दिया होगा कि डॉक्टर साहब को मसला नहीं चुकलाना है, बुला लो बुला लो बुला लो। बिल्कुल सही। हाँ, और उसमें ये उलझ गए, वो उसमें फंस गए। लेकिन ठीक है। डॉक्टर साहब और मरियम नवाज साहबा, मेरा ख्याल है उनका इसके सारे कज़िये के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इनको ठीक है। बदनाम नहीं करना चाहिए, इन्होंने वाकई ही एक मेरिट का काम किया है, और एक मिसाल कायम की है, और और इस मिसाल को अप्रिशिएट करना चाहिए। और बाकी चीज अगर कसूरवार है तो बिल्कुल सजा हो, बिल्कुल, सज़ा 100% हो। 100% सज़ा होनी ठीक है, चाहिए। लेकिन अगर कसूरवार नहीं है तो नहीं, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि नवाज़ साहब ऑपोजिशन उसके खिलाफ है तो इस वजह से सजा ना हो। सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल। बेगुनाह तो सज़ा नहीं हाँ, होनी चाहिए। बेगुनाह तो बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक तो ये बताइएगा कि मसूद पज़ेश्कियान साहब भी टारगेट हो चुके हैं, किस-किस को इन्होंने टारगेट किया हुआ है? न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर आई थी, उसका एक हिस्सा हमने दिया था दिन के वक्त, और उसके अंदर कालीबाफ साहब और अब्बास अरागची साहब का नाम था। बड़ी डिटेल आई है। डिटेल ये है कि सारी की सारी क़यादत जो अब्बास अरान की, और जो पॉलिटिकल क़यादत है, उसको उड़ाने का फैसला कर लिया था इसराइल ने, और अमेरिका ने भांप लिया। अमेरिका को पता चल गया, उसने मशरक़ वस्ता के जो मुल्क हैं उन सबको बताया कि इसकी क़यादत को उड़ाने लगे हैं, और ये मुज़ाकरात करने वक्त के लिए आएंगे, उस वक्त भी इनके ऊपर अटैक हो सकता है।
इनको बता दें आप। उन्होंने बताया, पाकिस्तान को भी बताया गया था, पाकिस्तान ने भी इनको बताया कि भाई अपनी हिफाजत कर ले, और पाकिस्तान इनकी हिफाजत खुद भी करता रहा, मैसेज कन्वे हुआ। मैसेज कन्वे करता रहा। इस वक्त भी जो है ये टारगेट के अंदर है, और इस वक्त भी ये अटैक इसराइल जो कर सकता है इनके ऊपर। और ये अगर क़यादत उड़ जाती, शहीद हो जाती, तो उसके बाद वाकई लोग नहीं बच रहे थे जिनके साथ अमेरिका मुज़ाकरात कर सकता। फिर एक क्यास और कन्फ्यूजन था, क्योंकि इसराइल का ख्याल ये है कि अगर इनकी सुलह हो गई, अगर ये मुआहदा हो गया, तो ईरान के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ईरान के पास पैसा बहुत आएगा, तो वो डेवलप करेगा अपने आप को। फिर वो अपना मिसाइल सिस्टम जो उसको बेहतर बनाएगा, रेडार सिस्टम को बेहतर बनाएगा, अपनी फ़ज़ाइया बनाएगा, नेवी बनाएगा, जिसका ख्याल ये इसराइल को कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। नेतन्याहू को भी ये है कि हमें बहुत नुकसान हो सकता है। हम्म। उस नुकसान से अपने आप को बचाना चाहता है। तो जब ये इंफॉर्मेशन दी गई ईरान गवर्नमेंट को, तो इन्होंने फिर अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी। ये अपनी नियर अबाउट्स नहीं बताते थे, और इवन इन्होंने ट्रेन के ऊपर सफ़र करना शुरू कर दिया। तो ट्रेन के ऊपर सफ़र करते थे, और लोकल जो इनकी अपनी मेट्रो है उसके अंदर भी बैठ के सफ़र करते थे, ताकि ट्रेस ना किया जा सके। सही। अपना मोबाइल इनका जो था कोई और कैरी करता था, खुद ये थे किसी और साइड से आते थे। तो इस तरह करके इन्होंने ख़त लिख के, और एक दूसरे के साथ इस तरह ह्यूमन रिलेशन जो होता है ना, उसके ज़रिए इन्होंने एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप रखा। बिल्कुल ठीक है। चलें, बोल। अब चौधरी साहब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी हमारी, मेरे लिए ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जानवर जिसका नाम नेतन्याहू है, मतलब समझ नहीं आता इस बंदे को बंदा क्या कहे। इसके लिए कोई गाली भी नहीं बनी जो मैं लिटरली इस बंदे को दे सकूं। कैमरे का भी बहुत ख्याल करना पड़ता है, माइक का भी। बहरहाल जो स्टोरी है जी, स्टोरी हम जानते हैं जी कि एक तो ये बंदा इंटरनेशनल मुजरिम भी है, अमेरिका ने इसे बचाया हुआ है, लेकिन इसने जो जुर्म किया है और उस जुर्म के अंदर पूरी तरह से साथ दिया है इसका नरेंद्र मोदी ने। ये जो घटिया, दूसरा घटिया है नरेंद्र मोदी, उसने इसका पूरी तरह से साथ दिया है। लेकिन इन्हीं के एक जज ने, भारत के एक जज ने कमाल कर दिया। ये पूरी एक स्टोरी आपको बताते हैं। कुछ आपको अच्छा लगेगा सुन के, और कुछ सुन के शायद आपका दिल फट जाए, तो दिल थाम के ये स्टोरी सुनिए। अब बेसिकली एक जज है, उसका नाम है एस मुरलीधर, और ये जस्टिस थे दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर थे, तो जब 2020 के वहाँ पे दंगे हुए, फसाद हुए, तो वहाँ पे बीजेपी के लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जुल्म किया था, मारा था। और एफआईआर बीजेपी के खिलाफ नहीं हो रही थी, तो जस्टिस साहब ने वहाँ पे बुला लिया पुलिस को। उन्होंने कहा जी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, और इमीडिएटली एफआईआर कर रहे हैं, टाइट कर दिया, ज़्यादा टाइट कर दिया। तो आप ये समझ लें कि बस जो हमारे चीफ जस्टिस रात थे ना, आज से कुछ अर्सा पहले, इसी से टाइट कर लेते थे। वो बुला लेते थे, कहते यूनिफॉर्म उतार दूंगा, वर्दी उतार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस टाइप की सूरत वहाँ पे पैदा हो गई। ठीक है। अब वो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कहा एफआईआर करवाया। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, नरेंद्र मोदी एफआईआर नहीं करवाना चाहता था, तो उन्होंने जज साहब का ही तबादला कर दिया आधी रात को। आधी रात को उन्होंने कहा चलो जी जज साहब तुसी फारग हो। बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान के अंदर हुआ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने उनसे सीखा कि जज साहब रात को सोए हो, सुबह ने कहा जी आपका तबादला ही हो गया हुआ। तो अब ये क्योंकि बहुत ही मोअज़्ज़ज़ जज था, और बहुत इंटरनेशनली इसकी बहुत ज़्यादा रिप्यूट थी एस मुरलीधर की, तो बहरहाल इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उसके बाद ये फिर बाद में उड़ीसा चले गए, वहाँ पे चीफ जस्टिस की हैसियत से फिर रिटायर हुए। जब रिटायर हो गए, तो फिर यूएन ने इनको एज ए जस्टिस अपने पास ले लिया, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चले गए। तो अब जब ये गज़ा का वाक़या हुआ है ना, तो उसके अंदर फिर यूएन ने एक कमीशन बनाया, और उस कमीशन का इनको हेड बनाया, और इन्होंने कहा कि गज़ा के अंदर जो बच्चे कत्ल हुए ना, उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके दें। तो इन्होंने फिर एक बच्चों के जेनोसाइड के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट इतनी होलनाक है कैसे पूरी दुनिया को हिला के रखती है। 100 पेजेस 100 पेजेस की बड़ी डिटेल के साथ। उसके अंदर ये पता चला कि इन्होंने बच्चों को टारगेट किए, इसराइली फौज ने 21,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई, यानी सामने खड़े करके बच्चे को गोली मारी गई। मतलब ये नहीं है, 21,000 ये नहीं कि दूर से फायरिंग में दूर से बच्चे फायर। मारे ऐसा नहीं है कि वो बस राहगीर फोत हो गया, राहगीर सामने निशाना बन गया ना। बच्चे को पॉइंट ब्लैंक, उसको सामने पॉइंट खड़े करके, होके। सामने खड़ा करके, जिस तरह सजाए मौत के कैदियों को मारा जाता है। और इसके अंदर ना 450 ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 6 महीने से कम थी। 6 महीने से कम जो बच्चा है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, माँ के दूध के ऊपर पल रहा होता है। 6 महीने के 450 बच्चे जो थे, उनको इसने इसराइली शैतान ने कत्ल किया, पॉइंट और इन ब्लैंक पे पॉइंट मारा। ब्लैंक इन सबको। 21,000 बच्चे, तो इतना बड़ा जेनोसाइड मेरा नहीं ख्याल कि ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ होगा। लेकिन यार इसके साथ साथ फ़र्क एक और चीज़ है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ये जो गज़ा के अंदर जो कुछ हुआ है ना,
उसने मेरे जैसे लोगों को बिल्कुल आप समझो कि बदल के रख दिया है। हम्म, देखो गज़ा जो है ना वहाँ बड़े-बड़े अमीर लोग भी होंगे, वहाँ बड़े-बड़े पावरफुल लोग भी होंगे, वहाँ बड़े-बड़े मीडिया पर्सन भी होंगे हम्म, और ऑल ऑफ सडन जब इसराइल ने वहाँ पे अटैक करना शुरू किया, तो वो सुबह जब उठे होंगे तो उनकी इमारत ख़त्म हो गई होगी, उनकी बिल्डिंगें ख़त्म हो गई होंगी, उनके कारोबार ख़त्म हो गए होंगे, उनके बैंक अकाउंट्स ख़त्म हो गए होंगे और हो सकता है उनकी जो लोग हैं वो मारे गए हों सारे। यानी पूरा-पूरा कंपाउंड उड़ा दिया गया। हम्म, तो वो पूरा मलबे का ढेर है इस वक़्त गज़ा के अंदर। तो इसके अंदर बड़ा सबक छुपा हुआ है कि आप अपनी दौलत के ऊपर, अपनी जवानी के ऊपर, अपने माल के ऊपर, अपने असर और रसूख के ऊपर बहुत ज़्यादा अतराया ना करें। जब भी अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होता है, जब भी अल्लाह ताला कुदरत आपसे नाराज़ होती है, तो इस तरह खींचती है, जिस तरह ज़लज़ले के अंदर ज़मीन खींची जाती है। हम्म, तो डर के रहना चाहिए अल्लाह ताला से और उसके बाद देख लें कि मुस्लिम जो पूरी दुनिया है उसके अंदर क्या जब गज़ा के ऊपर अटैक हो रहा था, कोई एक मुसलमान मुल्क वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, हम्म, सिवाय ईरान के। हम्म, ये सूरत-ए-हाल है। तो मेरा ख़्याल है औकात जो मुसलमानों की है उसने खोल के रख दी है इसको इन गज़ा के ऊपर अटैक ने हम्म, और इसराइल का जो मकरू चेहरा है ना वो भी सारे सामने। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ इस वक़्त आपको पता है कि इसराइल ने अमेरिका के अंदर जो लॉबिंग फ़र्म है वो हायर किए हुए हैं। अच्छा, ह्यूज पैसों पे, बहुत ज़्यादा पैसे दे के और वो लॉबिंग फ़र्म किस लिए कि हमारा इमेज बेहतर बनाया जाए। क्योंकि गज़ा के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है ना, उसके बाद हम्म। इमेज ख़राब हो गया उनका। जो सब गटर और की अमेरिका तस्वीर। अब जो है वो हाँ, इसको लायबिलिटी समझ रहा है वैसे हाँ, इसराइल को इन इन हरकतों की वजह से। तो उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर किए हैं ताकि लोगों को कायल किया जा सके कि नहीं जी नहीं हमारे बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है मुरलीधर की ये मेरा ख्याल है इसने बर्बाद कर देना है पूरे इसराइल को। अच्छा चौधरी साहब, गटर की तस्वीर किसी भी एंगल से ली जाए वो गटर ही लगेगा। तो ये जितनी मर्जी लॉबिंग कर लें, कुछ भी कर लें, ये पूरी दुनिया में कातिल मशहूर हो चुके हैं और ये इसमें कातिल हैं। कुछ शक। चलें अब चौधरी साहब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। जो सरप्राइज किस्म के विजिट्स हो रहे हैं ईरान में, जरा उसका बता दो। अब देखिए आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की जो तकरीबात हैं वो शुरू हो गई, रसूमात उनकी शुरू हो गई हैं, 7 दिन मुसलसल रहेंगी। पहला दिन था और उसके अंदर 30 मुल्कों के वफूद आए हैं। सबसे बड़ा वफ़्द जो था पाकिस्तान का था। हम्म, इतना हाई पावर्ड वफ़्द जो है ना किसी मुल्क ने नहीं भेजा है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अंदर फील्ड मार्शल हैं, इसके अंदर अपोज़िशन यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं आपके हम्म, सामने और इसके साथ-साथ बाकी मिनिस्टर्स वगैरह भी वो भी हैं। चेयरमैन सेनेट दूसरा है। चेयरमैन सेनेट है वहाँ पे। अब हम्म, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए था कि वो भी चली जाती, ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं गई, लेकिन इसके बावजूद जो है ना सब वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद जो सऊदी अरब है ना वो इनवाइटेड नहीं थे किसी जगह, फ़हरिस्त के अंदर नाम भी नहीं था उनका। सऊदी अरब ने अपना वफ़्द भेजा वहाँ पे और हम्म, उसके अंदर उनके नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं वलीद बिन अब्दुल करीम, हम्म। वो वफ़्द लेके गए वहाँ पे और उनका जब आना जो था ना उसने बड़ा सरप्राइज़ किया। इसका नाम नहीं था, इनका लिस्ट में ही नाम नहीं लिस्ट में था नाम ही नहीं कि था। सऊदीज नहीं किसी आ रहे किसी थे। हाँ जी, किसी जगह पे भी, लेकिन ये हम्म, बड़ा कमाल है। फिर ठीक है। तालिबान जो थे, उनकी तरफ से भी वफ़्द गया और हम्म, तालिबान के जो ना मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर गए और फिर अमीर खान मुत्तकी जो वो वहाँ पे पहुँचे। जबकि इन दोनों का मसलक का फ़र्क है और अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान लड़ाई है, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है और वहाँ से 14 लाख जो अफ़गानी हैं, तो उन्होंने ईरान ने निकाले हैं उनको अच्छा, और वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर भी वहाँ पे ठीक-ठाक किस्म की झड़पें रहती हैं इनकी। सारी जासूसियां तो इन्होंने की थी। इन्होंने की और उसके बाद इस तरह था कि ये लोग भी गए और फिर इसके साथ-साथ इनका जो नॉर्दर्न अलायंस है ना, पहले माज़ी का हाँ। नॉर्दर्न अलायंस होता था, अब उसने अपने आप को बदल दिया। अहमद शाह मसूद हम्म, बहुत बड़े उनके लीडर होते थे। वादी पंजशेर हम्म, उसके अंदर हम्म, उनका जो साहबज़ादा है अहमद मसूद जो है ना इस वक़्त वो हेड कर रहा है और सही। वो भी वहाँ पे गया और मोहम्मद मुहक्कक जो है ना वो भी। तो एक तो वहाँ से उनकी अपोज़िशन आई और बड़ी खौफ़नाक किस्म की अपोज़िशन है। बहुत खौफ़नाक किस्म का मुकाबला है इन दोनों के अपने दरमियान। इलाकों पे कंट्रोल है उनका, कंट्रोल हाँ। है उनका और आज तक हम्म, तालिबान जो वादी पंजशेर के अंदर दाखिल नहीं हो दाखिल सके। नहीं हो सके। वो वहाँ पे काबू नहीं पा सके और हम्म, अमेरिकन भी नहीं कर सके। यानी इस किस्म की बात ही है वो। तो उसके साथ-साथ जो है तालिबान का वफ़्द चले जाना, फिर उसके बाद नॉर्दर्न अलायंस का चले जाना, फिर साथ सऊदी अरब का आ जाना, ये वाक़ई सरप्राइज़ और बड़ा ही कमाल है वैसे। ठीक है। इसने अच्छा, हैरान कर दिया। इसी में जो सब ये बताइएगा कि मोदी को इनवाइट किया गया था, तो ये घटिया इंसान क्यों नहीं मोदी गया? खुद नहीं गया और बड़ी बेवकूफ़ी की है उसने और इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत लोग एतराज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, हम अपने आप को न्यूट्रल साबित कर सकते थे और हमने बड़ी हम्म, बेवकूफ़ी की है। और उसने वहाँ पे ज़ाहिर है गवर्नर को भेज दिया है, फिर उसके बाद कांग्रेस का वफ़्द वहाँ पे गया। मोदी को इनवाइट किया गया था बाकायदा ईरान की तरफ से, लेकिन मोदी हम्म। जो है ना वो साबित उसने ठीक बंदा साबित नहीं हुआ। आप ठीक कहते हो।
ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि खोते का दिमाग भी इससे ज्यादा काम करता है। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी है जी जोब के हवाले से। ये बड़ी एक अलार्मिंग स्टोरी आई है। ये पूरी स्टोरी में एक गवाह सामने आ गया। गवाह ने एक चीज ऐसी बता दी है जो पिछली खबर को उसने उल्टा के रख दिया है। तो ये जानते हैं इसमें मुख्तलिफ पहलू मौजूद। एक जख्मी है, उसने कहा जी कि जब हम निकले और योब हम कोयटा से ये पेशावर की तरफ जा रहे थे, योब के करीब जाके खाई में गिर गई। पहले ये कहा गया कि जी इसके ब्रेक फेल हो गए थे, 40 लोग इसके अंदर मर गए। बहुत बड़ी तादाद है यार एक एक्सीडेंट के अंदर। और अगर ये यूरोप के अंदर होता ना तो इस वक्त सोग मनाया जा शोक रहा मनाया होता जा मुल्क रहा में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंसानी जान की परवाह कोई नहीं है, तो ये 400 बंदा भी मर जाता तो हमें कोई परवाह नहीं होती। लेकिन ये बड़ा बड़ा अलमी है, और इस अलमिया के अंदर जो है ना बहुत सारी नई चीज़ें हैं जिनको मेरा ख्याल है समझना, अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो वो लड़के ने बताया कि ये जो ड्राइवर था ना, ये डीजल, ईरानी डीजल स्मगल कर रहा था और ठीक इसने है। डीजल रखा हुआ था और वो एक चेक पोस्ट पे जाके वो पकड़ा गया। और उस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई मुसाफिरों को कि वहाँ पे ज़ाहिर टाइम बड़ा वेस्ट हो गया। मुसाफिरों ने ड्राइवर्स के साथ लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया कि तू किस किस्म का बंदा है, क्यों इस टाइप की हरकतें करते हो, तुम्हारी वजह से हम बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, परेशान हुए और हमारा सफ़र जो है ना लंबा हो गया। तो उस पे इसकी उनके साथ लड़ाई हो गई और इसने लड़ाई में आके ना बतौर इंतकाम में इसने पूरी की पूरी बस जो है ना उसको खाई में फेंक दी। यानी ये कातिल है बेसिकली 40 कातिल लोगों है। का। अब ये पता नहीं है कि वो बच गया खुद या खुद भी इसके अंदर मारा गया है। तो इसमें 2 चीज़ें, एक तो जो ड्राइवर्स हैं ना उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली ये जो इस टाइप की बसें चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं ना, इनके मेडिकल डेफिनेटली होने चाहिए। हो सकता है ये कि कोई मंशियात लेते हों, ये मेंटली अनफिट हों ये। सही तो सही। ये एक तो टेस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट को फौरी तौर पे ये काम करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो मुसाफिर हैं उनके लिए ये एक तजर्बे की बात ये है कि ड्राइवर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए कभी भी। चाहे वो ड्राइविंग कर रहा है, चला रहा है, आप अगर उसके साथ फड्डा करेंगे तो उसके बाद वो उस वक्त आपकी जिंदगी इंतकामन उसके हाथ में। उसके हाथ में इंतकामन कुछ भी कर सकता है। तो मुसाफिरों के लिए ये है, और गवर्नमेंट प्लीज़ गवर्नमेंट को चाहिए, एक अल्लाह का वास्ता है, ये जो बसेज़ हैं, जो ट्रेनें हैं, ये जो जहाज़ हैं, इनके पायलट्स, जितने जितने लोग हैं ना जिनके हाथ में लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं, इनके मेडिकल टेस्ट ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक और भी मुझे बहुत बड़ा पहलू नजर आ रहा है। वो ये है कि ये जो बसेस मुसाफिर लेके जा रही हैं, मुसाफिर बहाना है, असल में तो तेल स्मगल तेल हो रहा है। तेल स्मगल कर रहा है। तेल की स्मगलिंग के ऊपर मैं बात करेंगे फिर किसी वक्त चलें इंशाल्लाह, ठीक टाइम है। कम है। बिल्कुल। अब चलते हैं लास्ट स्टोरी पे, खूनी आबशार। ये खूनी आबशार कहाँ पे है? मशरकी जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका एक पूरा बरआज़म है और वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, जिसे साउथ पोल कहते हैं। ये बहुत ह्यूज है, मुझे वहाँ पे जाने का इत्तेफ़ाक हो चुका है। अच्छा। और बर्फ़ें जमी होती हैं वहाँ पे, पेंगुइन्स होते हैं, उनके अपने ही परिंदे हैं। वहाँ पे सूरज नज़र ही नहीं आता क्योंकि सूरज उसके पीछे है। नहीं, वहाँ से आगे आके निकलता है और इसीलिए वहाँ पे बर्फ़ें जमी हुई। लेकिन वहाँ पे अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ से भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं और तेज़ी से पानी जो है ना वहाँ से निकलता चला, जैसे समुद्रों की जो वो है लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। और 1911 के अंदर थॉमस ग्रेफ्ट टेलर एक बंदा था, वो इसी तरह एक्सप्लोरर था, वो एक्सप्लोर करता रहता था। वो वहाँ पे गया था अंटार्कटिका पे और उसने वहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म की झील देखी थी। जिस झील के अंदर क्या था कि आबशार है और आबशार के नीचे जो झील है उसके अंदर खून था, ब्लड था। और ऐसा लगता था कि ये खून जो है ना ऊपर से नीचे बह रहा है। तो उस वक्त ज़ाहिर है साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और वो ये समझ रहा था कि यहाँ पे खूनी झील है और खूनी आबशार है, खूनी काई है ये। काई है। और उन्होंने समझा सुर्ख काई है, वैसे वही समझ रहे सुर्ख काई। उसकी वजह ये जो है ना रेड सी, उसको भी इसलिए रेड सी कहा जाता है कि उसके अंदर एक सुर्ख रंग की काई पैदा होती है। ठीक है। इसलिए वो आसमान से देखेंगे तो सुर्ख नजर आएगा उस मौसम के अंदर, तो समझा कि काई है। लेकिन बहरहाल उस वक्त उसने तस्वीरें वगैरह बनाई, तस्वीरें लॉन्च की, बहुत अरसे तक इसको खूनी झील समझा जाता था। लेकिन अब जाके पता चला कि ये बेसिकली वहाँ पे मिनरल्स हैं और आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और साथ मिनरल्स हैं, और जो ही वो ऑक्सीजन उनके साथ टकराती है तो सुर्ख हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन बहरहाल कुदरत का एक अजीबोगरीब सा फिनोमेना है, खूबसूरत लगता है। हम्म। और इसी तरह आपको पता है ये इस टाइप की वैसे झीलें बहुत ज़्यादा हैं, आबशारें भी अच्छा। बहुत हैं ब्लड की, चाइना के अंदर भी है। अच्छा। हाँ, चाइना की भी। और ठीक है, मतलब वो जैसे ये आबशार खूनी आबशार इसलिए है कि इसके साथ मिलावट हो रही है इस ऑक्सीजन की और अंदर मिनरल्स हैं और उसकी वजह से इसका रंग रेड हो चेंज हो जाता जाता है, रेड हो है, जाता है, तो लोग इसे खूनी आबशार जैसे समझते हैं। ब्लड की तरह लगता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का वीडियो, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि मोदी जितना घटिया हम समझते थे तुम्हें, तुम उससे ज्यादा हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।